तो चतुर्ध्रुव आघूर्ण मैंने कल थोड़ा बहुत आपको बताया था, क्यू जेड के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं, क्यू जेड, और इसका मान जो रहता है वो क्या रहता है, तो रो आर इंटू 3 जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी आर, इस प्रकार से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जेड तो कल था ही नहीं, आज कहाँ से आ गया है? तो इसको जो अपन कल मान क्या रखा था अपन ने, रो आर 3 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर डी आर, इस प्रकार से था। ठीक है, और एक आपने डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, याद हो तो, आ गया होगा याद। इन दोनों के मध्य का एंगल क्या था, थीटा या डी थीटा, जो भी हमने काम में लिया था, थीटा काम में लिया था। अब इसके अंदर ये किसके ऊपर था, जेड एक्स के ऊपर था, और ये क्या था, स्मॉल आर था। ठीक है ना, तो आर कोस थीटा, आर कोस थीटा है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ, वो जेड का घटक होता है, इसलिए उसको जेड के द्वारा भी डिनोट किया जा सकता है। इसलिए मैंने आर कोस थीटा को किसके द्वारा डिनोट कर दिया, जेड के द्वारा व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये फॉर्म लिखी है आपकी, ये कहीं ये अगर आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो रो आर इंटू 3 जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, इस प्रकार से ये कार्य है वो अपने को, सॉरी डी वी, अल्पांश आयतन के लिए हम काम में लेते हैं डी वी। ठीक, तो ये हमने किसके लिए व्यक्त किया था, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए। अब 3 जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है, अल्पांश आयतन डीवी की नाभिक के केंद्र से दूरी, ये मैंने क्या लिया था, यहाँ पर डीवी लिया था, और इन दोनों के मध्य की दूरी क्या थी, अपनी स्मॉल आर थी, ये कैपिटल आर थी, और ये क्या था, अपना ए था। इस प्रकार से डिनोट किया था। डायग्राम आप चेक करेंगे तो पहले वाला तो आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, अब आवेश वितरण के कारण सममिति अपने को देखनी है। मान लीजिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई अभी तक, क्या वास्तव में अपने पास चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, क्या नहीं है? तो हमारे पास क्या है, नाभिक है, यानी नाभिक के अंदर आवेश स्थित है, और वो आवेश कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक चतुर्ध्रुव आघूर्ण के समान व्यवहार कर रहे हैं, उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। इसका मतलब वास्तव में तो क्या है, नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन होंगे, उनके कारण से ये मान अपने को, ये जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, ये प्राप्त होता है। तो इसमें अब इसके अलग अलग व्याख्याएं पूछी जाती है, जैसे कल की क्लास में वहाँ पर वो अगर डेरिवेशन आ गया तो कंप्लीट हो गया। अब आपसे ये पूछा जाता है कि नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण को समझाइए, या क्वांटम के लिए पूछा जा सकता है कि क्वांटम या यांत्रिकी में नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसके निष्कर्ष क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ये अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सारे बनते हैं। तो इसमें ये जो टॉपिक है अपना, ये वाला कौन सा है, नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण है। अब इस नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण में एक तो है जेड और एक क्या है, आर। ठीक है ना, तो आर और जेड यानी इसकी 3 सममिति होती है, गोलीय सममिति होती है, लघुवाक्ष और दीर्घाक्ष। 3 सममितियों के लिए अपने को कार्य है वो करना है। तो मान लीजिए आई प्रोटॉन है, उसके लिए अगर हम कार्य करते हैं, नाभिक में आवेश वितरण होता है वो किसके कारण होगा, तो नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो निष्क्रिय होते हैं, कोई आवेश होता नहीं, तो फिर कौन बच गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है। तो धनावेश के कारण अपने को ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण है वो प्राप्त होता है। तो आई वे प्रोटॉन के लिए अगर मैं बात कहूँ तो क्यू आई के द्वारा उसको हम डिनोट करेंगे। कितना मान होगा उसका, तो मान हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन क्या कह सकते हैं, या सिग्मा आई बराबर 1 to जेड, इन सबके योग के बराबर होगा। आई बराबर 1 आई है तो आई बराबर 1 to संख्या अगर हो तो कितने n प्रोटॉन हो तो n के लिए योग हो जाएगा, और E आवेश रो आर, तो नाभिक पर, नाभिक में क्या है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के समान होता है, तो उसको मैं किसके द्वारा व्यक्त कर सकता हूँ, E के द्वारा व्यक्त कर सकता हूँ कि रो dV, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो रो बराबर Q बाई dV, यही तो मान था।
तो रो डी वी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और क्यू का मान क्या है, तो प्रोटॉन के लिए क्या है, ई है, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3Z² माइनस का Ri², इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। यानी प्रोटॉन अपने रहे तो IV प्रोटॉन के लिए मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 3Zi² माइनस का Ri²। अब नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण है वो क्या करता है, आवेश की सममिति पर निर्भर करता है। 3 प्रकार की नाभिकीय आवेश की सममिति होती है। पहली जो सममिति होती है, चारों में क्या हो, समान हो। दूसरी, और तीसरा का मान ये कहलाती है आपकी गोलीय सममिति। ये कहलाती है दीर्घाक्ष, और ये कहलाती है आपकी लघ्वाक्ष सममिति। दीर्घाक्ष, लघ्वाक्ष और गोलीय सममिति। देख सकते हैं गोलीय सममिति में 2 एक्सिस है अपने पास में, कौन कौन से हैं, तो एक जेड एक्सिस है और एक क्या क्या कह सकते हैं अपन, आर के सापेक्ष मान कह सकते हैं। तो ये जेड एक्सिस और ये किसके सापेक्ष है, आर के सापेक्ष। अगर दोनों में मान समान रहे तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्थिति गोलीय सममिति प्राप्त होती है। दीर्घाक्ष यानी जेड एक्स के अनुदिश ये जो मान है वो क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में ये सममिति प्राप्त होती है, जिसको क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष के सापेक्ष है तो दीर्घाक्ष। लघु अक्ष के सापेक्ष है तो ये क्या कहलाता है, यानी आर का मान ज़्यादा हो तो फिर ये मान अपने को प्राप्त हो जाता है, जो कौन सी सममिति कहलाती है, लघ्वाक्ष सममिति, ठीक है ना। तो गोलीय सममिति सममित वितरण अवस्था में 3 सममिति वितरण अवस्थाएं हो गई। तो गोलीय सममित वितरण अवस्था होती है, इस स्थिति में क्या होता है, R² बराबर 3Z², यानी R² का मान क्या है, x, R क्या होता है, xi yj और zk, यानी x बराबर y बराबर z, तीनों दिशाओं में मान क्या हो, समान हो। तो x² प्लस y² प्लस z² क्या हो गया, 3z² के बराबर हो गया ना, तो 3z², यानी दोनों मान क्या हो, समान हो। इस स्थिति में ये अपने को क्या मान होता है, गोलीय सममिति। और इस स्थिति में qz का मान, क्योंकि 3z² और r² बराबर है तो यहाँ से क्या आ गया, 0, इसलिए qz का मान क्या आ गया, इस कंडीशन में 0 आ गया, ठीक है। दूसरी जो दीर्घाक्ष सममिति है, दीर्घाक्ष यानी z है वो क्या है, बड़ा है, तो इसमें मैं कहूँ 3z² इज ग्रेटर देन r² की स्थिति होती है। तो इसमें qz का मान क्या होगा, qz आएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि पहला पद क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, और बड़ा है तो ये मान आ जाएगा, qz आ जाएगा ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव कह सकते हैं, या qz इज क्या कह सकता हूँ मैं, ग्रेटर देन 0। तीसरी स्थिति लघ्वाक्ष, तो लघ्वाक्ष की स्थिति में x जो z एक्सिस है वो क्या है, छोटा है, ये छोटा है तो ये मान क्या हो गया, लेस हो गया, तो इस स्थिति में qz का मान क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो ये नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण की 3 स्थितियाँ थी, वो मैंने आपको बताई। अगर पूछा जाता है नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण 1.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो उस 1.5 नंबर के क्वेश्चन में क्या कार्य अपने को करना है ये बताना, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखना, और ये सारा का सारा इन तीनों के बारे में बताना, qz की क्या स्थिति है, इनके अंदर ये रिलेशन है, ये कैसा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण। अच्छा, चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो इसको मीटर² के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मात्रक है वो मीटर², और बहुत कम मान होता है इसको,
इसलिए इसको हम कहते हैं बार्न। बार्न के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसको हम 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं, एक बार्न के बराबर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 10⁻⁻4 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये मैंने किसके बारे में बताया आपको, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में। इसका मात्रक भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो मैंने बता दिया। अब इसके बारे में आता है क्वांटम यांत्रिकी में नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण। तो क्वांटम यांत्रिकी, तो अभी तक अपन ने जो भी देखा इसमें अपन क्या पढ़ रहे थे कि देखो एक्स एक्सिस के अनुदिश ही मान है, लेकिन क्वांटम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसके प्रायोगिक मान है, और जो ये प्रायोगिक मान और एक कैलकुलेशन वाले मान है वो दोनों डिफर आते हैं। ये क्वांटम के अनुसार मान है। तो कैसा आता है, तो उन्होंने कहा कि देखो इसमें जो मान आपका रहेगा वो एक्स एक्सिस के सापेक्ष नहीं प्राप्त होती। तो उन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस न होकर इनके मध्य की स्थिति है वो प्राप्त होती है, यानी इस प्रकार की स्थिति है वो अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये स्थिति। अब देखो पहले वाले में अपन जो नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण देख रहे थे अपन, उसमें क्या था कि या तो ये एक्सिस था या ये एक्सिस था। अब ना तो ये एक्सिस है ना ये एक्सिस है, दोनों के मध्य का मान है वो मिल रहा है अपने को। तो इसके अंदर जो मान रहेगा क्वांटम यांत्रिकी में नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इसके अंदर हम क्या मानते हैं कि नाभिक का कोणीय संवेग है वो क्या है, जे है, और क्यू जे कोणीय संवेग के सापेक्ष इन्होंने कहा क्यू जे, और इसका मान क्या होगा, तो मान तो यही होगा ρ3z² माइनस r² dv। प्रायोगिक मान है वो नेज चतुर्ध्रुव आघूर्ण से कम प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके सापेक्ष ये z' इन्होंने कहा कि ये तो z है, तो ये क्या है z' है, या इसको क्या कह दिया इन्होंने, j के सापेक्ष इन्होंने इसका मान बताया। और इसके सापेक्ष जो मान आया वो क्या आया, क्यू नोट। जो इसके सापेक्ष मान क्या था, क्यू जेड था, तो इसके सापेक्ष क्या है मान, क्यू नोट। ठीक है, और इन्होंने कहा कि क्यू नोट का जो मान है, क्यू नोट आवेश वितरण की सम्मिति को ओ जेड एक्स के अनुदिश है। तो एक तो ओ जेड एक्स हो गया, ये वाला हो गया ओ जेड, और एक क्या हो गया, ओ क्या है आपका मूल बिंदु ही तो है ना ओ, तो ओ जेड एक्स के सापेक्ष पिछली बार हमने लिया था ना, और इसमें क्वांटम के अंदर हम किसके सापेक्ष लेते हैं, ओ जेड एक्स के सापेक्ष काम में लेते हैं, और इससे जो मान आता है वो क्या रहता है, क्यू नोट अपने को प्राप्त होता है। और प्रायोगिक प्रेक्षणों से जो प्राप्त होता है उसका मान अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि कितना मान होता है, तो क्यू जे बराबर उन्होंने कहा एक रिलेशन होता है 2j - 1/2j + 1, 2j - 1/2j + 1 इंटू क्यू नोट। ये जो मान है वो अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, और क्यू जे का मान, अब देखो यहाँ पर j + 1, जे क्या है, इसका कोणीय संवेग है, तो j + 1 हमेशा इससे तो बड़ा ही होगा, बड़ा होगा तो क्यू जे का मान हमेशा क्या होगा, क्यू नोट से कम प्राप्त होता है। तो ये इन्होंने एक रिलेशन दिया जो किसके अंदर आता है, अपने क्वांटम यांत्रिकी में आता है। अगर j बराबर 1/2 हो, तो j बराबर 1/2 हो, तो उसी स्थिति में 1 - 1 क्या हो, क्यू जे का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष क्या है कि नाभिकों के लिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन संख्या बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण है उसके मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, एक आता है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर जादुई अंक है, यानी कुछ ऐसे मान होते हैं जेड या एन के जिनके ऊपर जो नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण है उसका मान एकदम से अधिक प्राप्त होता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में ये मान इसका क्यू जे, ये सतत मान प्राप्त होता था, ये लगभग सापेक्ष आ गया, फिर एकदम से वृद्धि हो गई,
तो एकदम से क्यू के मान में या इसके चतुर्ध्रुव आघूर्ण के मान में, किसके मान में, क्यू के मान में कब वृद्धि होती है, जब, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, देखो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण अपना अभी चल रहा है ना, तो नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण यानी ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, आपके नाभिक के ऊपर निर्भर करेगा, नाभिक में उपस्थित आवेशों के ऊपर निर्भर करता है। नाभिक में आवेश कौन कौन है, तो नाभिक में एक तो है प्रोटॉन और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ गए। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन दोनों की सममिति पर निर्भर करता है। तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ेगा, निश्चित रूप से है भाई। सब संख्या बढ़ेगी तो उनमें क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का मान होगा, बढ़ेगा, और वहाँ पर चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा। दूसरा मैंने कहा कि मैजिक नंबर्स जब होते हैं, यानी कुछ निश्चित मान होते हैं किसके, या तो न्यूट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन या दो ही तो, हाँ, न्यूट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या, दोनों किसी निश्चित मान से आगे तुरंत जिस नंबर पर आती है तो एकदम से वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स। ठीक है, चलो, और क्या है, बहुत भारी नाभिक रहते हैं जैसे 150 से 190 या ग्रेटर देन 220, तो उनके लिए वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, उनका मान बहुत अधिक प्राप्त होता है। और दो मैजिक नंबर्स हैं, तो दो मैजिक नंबर्स के मध्य तीनों सममिति आ जाती है, यानी गोलीय सममिति भी आ जाती है, लघुवाक्ष भी आ जाती है और दीर्घाक्ष भी आ जाती है। ठीक है, ये कुछ नियम थे। और अब क्या है, महत्व है, तो नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण का क्या महत्व है, कोटि कितनी होती है, तो हमने देखा था अभी कि ये मात्रक कितना है, इसका बार्ण मतलब 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, तो बहुत कम रेंज का होता है, तो ये 10⁻⁻28 मीटर कोटि का होता है। और ये कितना है, तो नाभिक की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 10⁻⁻15, और इसका वर्ग कर दें तो क्या हो जाए 10⁻⁻30, यानी इस कोटि के, वो नाभिक की त्रिज्या के वर्ग के कोटि के बराबर होती है, ये मान जो है वो, है ना। तो ऐसे आघूर्ण तभी उत्पन्न होते हैं जब एक या अधिक प्रोटॉन नाभिक की त्रिज्या की कोटि की दूरी पर गोलीय रूप से असममिति हो, यानी असममिति होगी तभी अपने को चतुर्ध्रुव आघूर्ण, नाभिक की चतुर्ध्रुव आघूर्ण है उसका मान है वो प्राप्त होता है। ठीक है, और जिन नाभिकों के लिए J इज ग्रेटर देन 1 हो, उनके आवेश वितरण वो पूरी तरह गोलीय सममिति वाले नहीं होते हैं, उनमें 2 दीर्घाक्ष या 2 लघुवाक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है भाई, ये हमने पढ़ा है नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण। अब 2 टॉपिक अपन ने पढ़े, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग फर्स्ट यूनिट आपकी ये चल रही है और फर्स्ट यूनिट में 4.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, उसके अंदर से या तो वो पूछ ले, कौन सा, जो अपने पहली क्लास में पढ़ा था, यानी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी वाला पूछ ले, या तो वो क्वेश्चन है, नहीं तो फिर ये वाला क्वेश्चन है। इसमें मेजर बड़े क्वेश्चन है वो 2 ही बनते हैं, एक हाफ स्टेडर प्रयोग है जो बहुत कम रेयर जैसे 10 सालों में एक बार पूछा गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये अपने मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर ये दोनों क्वेश्चन है वो आ गए। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन कर लिए तो लगभग अपन कह सकते हैं कि 60% अपनी यूनिट है वो हो गई। तो और अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, मेरे जितना मैं आपको बता सकता था उतना मैंने बताया आपको, और भी कई डाउट है तो और क्लियर हम कर लेंगे बाद में। तो नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, एक मान आया है यहाँ पर J। अब आज की क्लास में हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 1.5 नंबर के क्वेश्चन। अच्छा, द्रव्यमान चल रहा है, द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी कण होता है उसका द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो किसी परमाणु का जो लगभग द्रव्यमान है वो किस पर आश्रित होता है, आपके उसके नाभिक के ऊपर आश्रित होता है, क्योंकि परमाणु यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 3 बेसिक कण है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा घूमने वाले आदमी हैं, इनको घूमना फिरना ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इनका
द्रव्यमान होता है वो न के बराबर होता है, तो द्रव्यमान से इनको ज़्यादा मतलब नहीं है, इसलिए फुदकते रहते हैं। ठीक है, बच गया क्या, नाभिक। और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो जितना भी परमाणु का द्रव्यमान होता है वो किसके कारण से होता है, इसके नाभिक के कारण से होता है। और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या। किसके द्वारा मापते हैं, तो नाभिक का द्रव्यमान जो मापते हैं उसको हम कहते हैं AMU, नाम सुना हुआ होगा आप, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट का जो मान होता है वो क्या होता है, तो इसका फिक्स किया हुआ है C12 परमाणु का द्रव्यमान। C12 परमाणु का द्रव्यमान, इसको किससे डिवाइड कर दिया जाए, बटे 12 से कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये जो मान होता है किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है ना। अब इसका मान जब ज्ञात किया गया, पूरा मैं विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ, देख लेना बुक में दे रखा है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² भी होता है इसका मान। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मान है, आपके ऊर्जा का मात्रक है, पर C², या C क्या है, प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका मान होता है। अच्छा, एक आती है नाभिक की त्रिज्या, किसके द्वारा डिनोट करते हैं, R के बराबर, और ये इसके ऊपर निर्भर करती है, R बराबर R0 a⁴ 1/3। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना।